हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विश्व है एक बार फिर से एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विरुद्ध अटैक कर दिया है। अमेरिका ने इस अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन लॉयंस रोड। और ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस अटैक में ईरान के रक्षा मंत्री की मृत्यु हो गई है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि ईरान की भूमि पर ये जो दो गुट जो आज जानी दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, ये कभी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे? ताज्जुब हो रहा है ना? अभी मैं अगले 3 मिनट में आपको बताने वाली हूँ कि ये जय वीरू जैसी गाढ़ी दोस्ती कैसे टॉम एंड जेरी वाली दुश्मनी में तब्दील हो गई। यह उस समय की बात है जब इन तीनों के रिश्तों की गोल्डन एज चला करती थी, स्वर्णिम काल था तीनों के रिश्तों का। और यह एज थी 1950 से लेके 1979 तक, 1979 तक। उस समय पे ईरान ने इजराइल को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया था और इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में इतने मजबूत रिलेशन थे कि इंटेलिजेंस और मिलिट्री कॉपरेशन था तीनों के मध्य। अर्थात कि अगर ईरान पर अटैक होता तो इजराइल उसकी मदद करता, इजराइल पर अटैक करता कोई देश तो ईरान उसकी मदद करता। इसका कारण था इजराइल की एक स्ट्रेटेजी, इजराइल का पेरीफेरी डॉक्ट्रिन। इसे थोड़ा सा समझते हैं। इजराइल ने अपने देश को फिलिस्तीनियों की भूमि पर स्थापित किया था। फिलिस्तीन जो सुन्नी मुस्लिम है और जो अरब पेनिनसुला है वहां पर स्थित है। तो जो अरब देश हैं जो स्वयं सुन्नी मुस्लिम है, उनकी इजराइल से क्या हो जाती है? दुश्मनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सुन्नी मुस्लिम है उनकी शिया ईरान से भी दुश्मनी होती है। तो इजराइल मानता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो ये उसका पेरीफेरी डॉक्ट्रिन होता है। अर्थात जो इजराइल के दुश्मन है अरब देश और अरब देश का दुश्मन है ईरान, तो अब ईरान और इजराइल क्या हो जाते हैं? पक्के दोस्त बन जाते हैं। तो इसे इजराइल कहता है द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, या फिर पेरीफेरी डॉक्ट्रिन। और अपने साथ ये नॉन अरब देशों का एक अलायंस बना लेता है, उनके साथ सीक्रेट गठबंधन करता है। इसमें शामिल हैं जैसे ईरान, टर्की एंड इथोपिया जैसे देश इसमें शामिल होते हैं। और इस समय पर जो ईरान है वहां पर होता है शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन, जो पहलवी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और ये जाने जाते हैं अपने प्रो वेस्टर्न लिबरल जो विचार हैं उनके कारण। उस समय पे यह ईरान में कुछ सुधार, वेस्टर्नाइजेशन को लागू करते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब देखते हैं कि कैसे ये जो मजबूत संबंध थे वो कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो गए। कहानी में ट्विस्ट आता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन से, जो 1979 में हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि जो शाह की सरकार थी, जो शाह का शासन था, वो वेस्टर्न प्रो था, है ना। वो वेस्टर्न्स को, वेस्टर्न आइडियाज को, उनके कल्चर को सपोर्ट करता था। तो जो यहाँ के ईरान के कट्टरपंथी मुस्लिम थे, उन्हें यह बात बिल्कुल नागवारा गुजरी और उन्होंने कर दी इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और जो शाह का शासन था उसको हटाया और उसके स्थान पर अयतुल्ला खुमानी के नेतृत्व में थियोक्रेसी को, धर्म के शासन को स्थापित किया। और ईरान के जो नया शासन था, खुमानी की डायनेस्टी थी, वो यहाँ पर रुकी नहीं। उसने यूएसए को कहा ग्रेट शैतान और वहीं इजराइल को कहा लिटिल शैतान, मतलब एक बड़ा शैतान है और एक छोटा शैतान है। और यहीं से जो आइडियोलॉजिकल दोस्ती थी ईरान के शाह और यूएस के बीच में, वो एक आइडियोलॉजिकल एनिमी बन गए, क्योंकि ईरान में आ चुका था इस्लामिक शासन। अब जो यूएस है वो ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है और उसके जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स हैं उसको बड़ी शक वाली नजरों से देखता है। और इसी के साथ शुरू होती है 40 साल की शैडो वार, जो 1980 से 2023 तक चलती है। शैडो वार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, लेकिन बस एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, लेकिन आमने सामने कभी नहीं आते। तो एक दूसरे से लड़ते कैसे हैं? तो प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ते हैं। जैसे जो ईरान है वो सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को लेबनान में, हमास को गाजा में और हौदी को यमन में। तो ये तीनों जो समूह हैं, ये हैं चरमपंथी समूह जो इजराइल या फिर अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। वहीं इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल क्या करते हैं? वो ईरान पर साइबर अटैक्स करते हैं, उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मरवा देते हैं और कुछ एयर स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं।
लेकिन 2024 में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद यहाँ ये जो शैडो वॉर था वो सीधे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदल जाता है, क्योंकि सीरिया की राजधानी है डेमेस्कस, वहां पे जो ईरान है उसके एक राजदूत होते हैं जिन पर इजराइल क्या करता है, अटैक करता है और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे ईरान अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक मानता है और फिर वो इजराइल पर अटैक कर देता है, और जो 40 साल का जो एक रोक थी वो खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और अब ये शैडो वॉर नहीं रहता बल्कि बन जाता है डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट। मे भी आप लोगों ने ये सुन रखा होगा क्योंकि ये 1-2 साल पुरानी ही बात है। और इवन लास्ट ईयर जून 2025 में भी इन दोनों के बीच में 12 दिन का वॉर होता है, छोटा सा युद्ध होता है, जिसमें जो अमेरिका है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करता है, उसके मिलिट्री बेसिस को तबाह कर देता है, और जो वहाँ की सेना है IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है। यहाँ भले ही अमेरिका जो ईरान है उसके रिजिम को टोटली हटाने में असफल रहता है, लेकिन उसकी जड़ें हिला देता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के सैंक्शंस के बाद जो ईरान है वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बेरोजगारी आ गई। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी और इवन इंटरनेट शटडाउन करने लगेगी सरकार, ताकि ईरान के बारे में जो विश्व में एक परसेप्शन है उसके बारे में वहाँ की जनता ना जाने, तो इससे क्या होता है, जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो 12 दिन का अटैक था अमेरिका का, तो इसने क्या करा, जो ईरान की जनता थी उसे ईरान के शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया, और अब ईरान की जनता प्रोटेस्ट करने लगती है, धरना प्रदर्शन करने लगती है और सरकार को हटाने की मांग करने लगती है। तो जो ईरान अभी केवल बाहर के प्रतिबंध झेल रहा था अमेरिका द्वारा लगाए हुए, वो अब अपने ही देश में अंदर से अपनी जनता का प्रतिरोध झेल रहा होता है। और यहाँ पर होता है सोने पर सुहागा, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अनाउंस करते हैं कि अब अमेरिका डालेगा मैक्सिमम प्रेशर 2.0। वो ऐसे सेम यही वर्ड थे उनके, ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी, ट्वीट किया जिसे उन्होंने, और पब्लिक से अपील की कि जो ईरान के प्रोटेस्टर हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे और वो आए और रेजिम चेंज में अपना योगदान करें। इसी उद्देश्य के साथ, वहाँ के सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य के साथ अमेरिका अभी भी ईरान पर अटैक कर रहा है। यह जो हमला है, यह जो युद्ध है, लगातार जारी है। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। मे बी अब आपको ये इशू क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही टू द पॉइंट एग्जाम सेंट्रिक जानकारी के लिए सेल्फ स्टडी वाला को अभी सब्सक्राइब करें।